नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज से हमने वीकली करंट अफेयर्स का नया सेशन शुरू किया है और आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे अगर आपका सहयोग और प्रोत्साहन मिला। चलिए, अब जो इस हफ्ते का 11 अगस्त 2025 से 17 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स का सेशन है, उसे शुरू करते हैं और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उनके पॉइंट सहित कवर करते हैं। 26 अगस्त को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत किन दो स्टेल्थ फ्रिगेट को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस अरनाला और आईएनएस निस्तार, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस वाक्षीर और आईएनएस करंज। इसका सही जवाब है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। मैजडॉन मेजगॉन डॉक्स शिपबिल्डर्स लिमिटेड अर्थात एमडीएल और द्वारा निर्मित आईएनएस उदयगिरी और जीआरएसई अर्थात गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित आईएनएस हिमगिरी 26 अगस्त को विशाखापट्टनम में एक साथ जलावतरण करेंगे। फ्रेंड्स, ये आप याद कर लीजिए कि आईएनएस उदयगिरी को किसने बनाया है? एमडीएस मैकडॉन डॉक्स शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है और आईएनएस हिमगिरी को जीआरएसई गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। अच्छा, और यह इसका कमीशनिंग विशाखापट्टनम में 26 अगस्त को होगा। उदयगिरी नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां जहाज है, इसलिए भी ये आईएनएस उदयगिरी इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार अच्छे से आप याद कर लीजिए। P-17A फ्रिगेट का विस्थापना 6700 टन है, अर्थात इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है वो 6700 टन है। अच्छा, इसमें स्टेल डिजाइन, उन्नत हथियार और CODOG प्रणाली शामिल है। चलिए, प्रोजेक्ट 17A के बारे में जानते हैं। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट भारत में डिजाइन और निर्मित उन्नत स्टेल्थ पोर्ट है। इस परियोजना में 7 फ्रिगेट का निर्माण शामिल है, जिनमें से 4 मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाएंगे और 3 जीआरएसी द्वारा निर्मित किए जाएंगे। अच्छा, इन युद्धपोतों के नाम क्या हैं? जो 7 युद्धपोत हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत जो 7 युद्धपोत हैं उनके नाम हैं आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस तारीगिरी, आईएनएस विंध्यगिरी और आईएनएस महेंद्रगिरी। ये जितने भी नाम है ना फ्रेंड्स, यह भारतीय पहाड़ी श्रृंखलाओं के नाम पर रखे गए हैं। तो आपको क्या क्या याद करना है फ्रेंड्स कि हाल ही में विशाखापट्टनम में आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी शामिल हुए। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट 17A में भारत 7 फ्रिगेट बना रहा है। ये 7 फ्रिगेट के नाम हैं आईएनएस नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारगिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। ये सभी जो नाम हैं यह भारत की जो पहाड़ी श्रृंखला है उनके नाम पर रखा गए हैं। ये 7 फ्रिगेट में से 4 फ्रिगेट एमडीजेड बना रहा है और 3 फ्रिगेट जीआरएसी बना रहा है। चलिए, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन मूल्य क्या था? आपके ऑप्शंस हैं 1,50,590 करोड़ रुपए, 79,071 करोड़ रुपए, 1,27,000 करोड़ रुपए, 23,622 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 1,50,590 करोड़ रुपए। चलिए, इसके बारे में और विस्तृत रूप में जानते हैं। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025 और 24-25 की हम बात करें फ्रेंड्स, याद रखिएगा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन 1,50,590 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो पिछले वर्ष 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक था। और कितना प्रतिशत अधिक था? यह लगभग 18% तक अधिक था। ये बहुत ही अच्छी बात है। वित्त वर्ष 19-20 की तुलना में यह 90% की वृद्धि दर्शाता है, अर्थात वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर 2024-25 तक भारत ने अपना रक्षा उत्पादन दुगना कर दिया है। डीपीएसयू अर्थात डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट और पब्लिक सेक्टर यूनिट का योगदान इस प्रोडक्शन में 77% का था तथा निजी क्षेत्र का जो योगदान है वह 23% का रहा है। चलिए और जानते हैं। इसमें आत्मनिर्भर भारत,
भारत नीतिगत सुधार, व्यापार में आसानी और स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के कारण यह जो अपना भारत का रक्षा उत्पादन है, यह 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रक्षा और जो अच्छा रक्षा निर्यात जो हम कर रहे हैं, वो भी 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है तथा इसमें वार्षिक वृद्धि 12.04% की हुई है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या जाना कि 24-25 वित्त वर्ष में भारत का रक्षा उत्पादन कितना है? 1.5 लाख करोड़ के लगभग पहुंच गया है। अच्छा, यह 2019-20 के मुकाबले लगभग दुगना हो चुका है। इसके अलावा इसमें जो डीपीएसयू और पीएसयू मतलब सरकारी कंपनियां जो हैं, उसकी जो हिस्सेदारी है वह 77% की है। अच्छा, भारत भारत ने कुल मिला के निर्यात जो किया है डिफेंस इक्विपमेंट का, वो 23,622 करोड़ रुपए के लगभग का किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार में 2025 में एशिया रग्बी अंडर 27 पुरुष चैंपियनशिप का फाइनल किस टीम ने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं चीन, श्रीलंका, मलेशिया, हांगकांग। इसका सही जवाब है हांगकांग। बिहार के राजगीर में पुरुष वर्ग के फाइनल में हांगकांग ने श्रीलंका को 33-0 से हराया। अच्छा, भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 12-5 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने एक बार अपनी प्रश्नावली में डिस्कस भी किया था कि इसमें हांगकांग ने श्रीलंका को हराया है पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया था। आपके एमसीक्यू ये है फ्रेंड्स कि इसमें पहला और दूसरा स्थान महिला वर्ग में किस टीम का था? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विक्टोरिया मेबो ने कनाडाई ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 खिताब जीतने के लिए किसको हराया है? आपके ऑप्शंस हैं कोको गॉफ, नाओमी ओसाका, एलेना रज़बायानिका, सोफिया केनिन। इसका सही जवाब है नाओमी ओसाका। 18 वर्षीय कनाडाई विक्टोरिया मोकम्मा ने नाओमी ओसाका को हराकर अपना पहला WTA 1000 कैनेडियन ओपन खिताब जीता है। अच्छा, यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो ये विक्टोरिया मोकाम्बा है, यह 25वें स्थान पर पहुंची हैं और ये सबसे कम जो इस टूर्नामेंट में लोग भाग ले रहे थे, उनमें सब सेकंड लास्ट पायदान पे थी। मतलब ये कमजोर खिलाड़ियों में से एक थी जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कोई भी टूर्नामेंट जीत सकते हैं या कोई भी जिंदगी का परीक्षा जीत सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने रजत पदक जीता है? आपको यह पता होना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं नम्रता बत्ता, ऋषभ यादव, बारबरा एर रस्सी, केजेना कोलाडो। इसका सही जवाब है नम्रता बत्रा। नम्रता बत्रा ने चाइना के चेंगडू 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा में रजत पदक जीता है। वह वुशु में विश्व खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। फ्रेंड्स, ये नाम आप याद कर लीजिएगा, आ सकता है। कौन सा? श्री नम्रता बत्रा। इन्होंने सिल्वर मेडल हाल ही में जीता है। किसमें? 52 किलोग्राम वुशु में। अच्छा, ये कहाँ हो रही थी जो चैंपियनशिप? यह चेंगडू में हो रही थी। चेंगडू किस में आता है? चाइना में आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अलमाटी मास्टर्स कप जीतकर भारत के 89 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं दिव्या देशमुख, रोहित कृष्णा, कोनेरू हम्पी, आर्तुर देवतान। इसका सही जवाब है रोहित कृष्णा। चेन्नई के 19 वर्षीय रोहित कृष्णा भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने हैं। उन्होंने अल्माटी मास्टर्स कप में 6/9 का स्कोर बनाया और फाइनल में आर्तुर देवतान को हराया। भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन था? आपको यह कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको यह पता होना चाहिए कि चेस में भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बैंकॉक में एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आपके ऑप्शंस हैं
14, 19, 27, 22। इसका सही जवाब है 27। भारत ने बैंकॉक में अंडर 19 और अंडर 22 श्रेणियों में कुल मिलाकर 27 पदक जीते हैं। अंडर 19 टीम ने 3 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 4 कांस्य पदक सहित 14 पदक जीते हैं तथा अंडर 22 टीम ने महिलाओं की 80 किलोग्राम भार वर्ग में रितिका ने एकमात्र स्वर्ण पदक सहित 13 पदक हासिल किए हैं। भारत के प्रदर्शन में मजबूत युवा विकास, संरक्षित प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव लाभ परिलक्षित हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? फजाद एरियाना, कनुआ हेजाए, सजन प्रकाश, रमेश बुदिहाल। इसका सही जवाब है रमेश बुदिहाल। भारतीय सर्फर रमेश बुदिहाल ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 12.6 अंकों के साथ कांस्य पदक हाल ही में जीता है। वह महाद्वीपीय स्पर्धा में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसलिए फ्रेंड्स यह नाम आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पहले भी अपनी प्रश्नावली में बता चुका हूँ कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या कोई भी घटना जो पहली बार हो रही है उसके विषय में अगर कुछ भी है तो आपको पता होना चाहिए और उसको याद करने की भी कोशिश करिया करिए। रमेश बुदिहाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वह पहले भारतीय बने हैं यह मेडल जीतने वाले। उन्होंने ये मेडल महाबलीपुरम तमिलनाडु में जीता है। किसमें? सर्फिंग में। सर्फिंग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हरियाणा को हराकर किस टीम ने 15वें जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 जीती है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है झारखंड। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को हराकर चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, यही चैंपियनशिप झारखंड ने 2018, 19, 24 और 25 में भी जीती है। फ्रेंड्स ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि जूनियर नेशनल हॉकी वुमेन फाइनल जो है वह झारखंड ने जीता है। इनफैक्ट झारखंड की महिलाओं ने जीता है। किसको हराकर? हरियाणा को हराकर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संगठन ने शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए जेप्टो नोवा नवाचार चुनौती शुरू करने के लिए जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, स्टार्टअप इंडिया, सिडबी, डीपीआईआईटी। इसका सही जवाब है डीपीआईआईटी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग अर्थात डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेट ट्रेड ने एक एमयूयूपी अर्थात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? जेप्टो के साथ। जेप्टो आपको पता ही होगा एक तरह की कंपनी है जिसमें जल्द से जल्द सामान घर तक पहुंचाने की सुविधा है। 6 महीने का ये जेप्टो नोवा कार्यक्रम हार्डवेयर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पैकेजिंग और टिकाऊ निर्माण में स्टार्टअप को सलाह देगा। यह 100 से अधिक स्टार्टअप को मार्गदर्शन, बाजार पहुंच और महिलाओं के नेतृत्व वाले तथा टीयर 2 टीयर 3 उद्यमों पर विशेष ध्यान पर केंद्रित रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संशोधित आयकर विधेयक 2025 लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया और इसमें कौन से प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं? आपके ऑप्शंस हैं 8 अगस्त, 11 अगस्त, 21 जुलाई, 1 फरवरी। फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग अभी इस हफ्ते की डिस्कशन कर रहे हैं तो इसका एक ही आंसर हो सकता है 11 अगस्त। लोकसभा ने 11 अगस्त 2025 को बिना किसी बहस के संशोधित आयकर विधेयक पारित किया। फ्रेंड्स ये संशोधित आयकर विधेयक है। इसके बारे में मैंने अपनी पुरानी प्रश्नावली में भी बताया है और आपको अभी भी बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, ये जो संशोधित विधेयक है यह 1961 के अधिनियम के अध्याय 47 से घटाकर 23 और धाराओं को 819 से घटाकर 536 तक कर देता है।
विधेयक में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कर वर्ष की शुरुआत की गई है और करदाताओं को 4 साल तक रिटर्न अपडेट करने की अनुमति दी गई है। मतलब रिटर्न तो समय पे भरना पड़ेगा, पर रिटर्न आपको अपडेट करना है उसके भरने के बाद, वो आप 4 साल के अंतराल में कर सकते हैं। यह कर अधिकारियों को ईमेल, सोशल मीडिया, डिजिटल खातों तक पहुंच की शक्तियों को विस्तार करता है, जिससे एसओपी सुरक्षा उपायों को सरकारी आश्वासन के बावजूद गोपनीयता संबंधी चिंताएं बढ़ जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आधार की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किस संस्था ने यूआईडीएआई के साथ 5 साल का अनुसंधान एवं विकास समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं आईएसआई, आईआईटी दिल्ली, नीति आयोग, आईआईसी बेंगलुरु। इसका सही जवाब है आईएसआई। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने यूआईडीआई के साथ मिलकर 5 वर्षीय अनुसंधान एवं विकास अम्ब्रेला समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कब? 12 अगस्त 2025 को। यह सहयोग धोखाधड़ी पता लगाने, बायोमेट्रिक लिवनेस टूल और एल्गोरिदम इंप्रूवमेंट तथा विसंगति को पता लगाने पर केंद्रित होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टाटा समूह की किस कंपनी ने भारत में 1 लाख की लियो सेवाओं को लॉन्च करने के लिए यूटलेट्स के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शंस हैं टीसीएस, टाइटन, टाटाकॉम, नेल्को। इसका सही जवाब है नेल्को। टाटा समूह ने नेल्को के 1 लाख के साथ सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए यूटलेस्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, यह कंपनी आप याद कर लीजिए, आगे चल के कभी न्यूज़ में आ सकती है। यह सेवाएं जमीन, हवा, समुद्र और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए सुरक्षित, कम विलंबता वाली कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अच्छा फ्रेंड्स, किसी आपको यह बताना है एमसीक्यू में कि कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी है जिसने हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक वो मिल गया है, अप्रूवल मिल गया है भारत में ऑपरेट करने के लिए। वह विदेशी कंपनी है जो इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करेगी और वो किसी भी जंगल या दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पर नॉर्मल इंटरनेट नहीं पहुंच सकता, वहां सेवा देगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा वित्तीय संस्था 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने वाला भारत का पहला एमएनबीसी बन गया है? यहाँ पे जो एमएनबीसी है, इसका फुल फॉर्म है मिसकलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनी। आपके ऑप्शंस हैं एलआईसी, एचडीएफसी, केएसएफसी, एसबीआई। इसका सही जवाब है केएसएफसी। केरल राज्य वित्तीय उद्यम अर्थात केरल स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस भारत का पहला एमएनबीसी अर्थात मैंने आपको अभी बताया था क्या है इसका, वो मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनी अचीव करने वाला पहला एमएनबीसी बना है जिसने 1 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया है। केएसएफसी ने 4 वर्षों में कारोबार को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर दुगना कर दिया, मतलब 1 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एसबीआई किस तारीख को खुदरा ऑनलाइन लेन देन के लिए संशोधित आईएमपीएस शुल्क लागू करेगा? आपके ऑप्शंस हैं 1 अगस्त, 15 अगस्त, 8 सितंबर, 31 जुलाई। इसका ऑप्शन बहुत ही आसान होना चाहिए क्योंकि हम फ्रेंड्स अभी इसी हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब है 15 अगस्त। एसबीआई 15 अगस्त 2025 से ऑनलाइन खुदरा ग्राहकों के लिए संशोधित आईएमपीएस शुल्क लागू करेगा। मतलब इसमें क्या होगा कि अगर आप 25,000 तक का अगर कोई भी लेन देन करते हैं खुदरा, तो उसमें कोई भी फीस नहीं लगेगी। पर 25,000 से ऊपर अगर आप कोई लेन देन करते हैं तो उसमें 2 से 10 रुपए तक का फीस एडिशनल चार्जेस लग सकता है, प्लस उसमें जीएसटी भी अलग से जोड़ा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला ओएनजीसी की
4,606 करोड़ रुपए की गैस परियोजना की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शंस हैं कोनसीमा, कृष्णा, नेल्लोर, काकीनाडा। इसका सही जवाब है कोनसीमा। ओएनजीसी आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में 4,606 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस परियोजना में 10 विकास कुएं, 2 मानव रहित प्लेटफॉर्म और एक पाइपलाइन और एक गैस सुविधा शामिल है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ये बात का याद करनी है कि कौन सीमा जो जिला है वह आंध्र प्रदेश में आता है। यहाँ पर ये अब न्यूज़ में क्यों रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ओएनजीसी जो भारत की एक पीएसयू कंपनी है वह निवेश करेगी। कितने करोड़ रुपए का? लगभग 4,600 करोड़ रुपए का से ऊपर का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित 30,000 करोड़ रुपए का एलपीजी मुआवजा पैकेज किन 3 कंपनियों को मिलेगा? आपके ऑप्शंस हैं आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलपीजी घाटे की भरपाई के लिए आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को 30,000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मंजूरी दी है। अच्छा, यह जो राशि है यह पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा 12 किस्तों में वितरित की जाएगी, जिससे निर्बाध स्वच्छ रही रसोई ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 9 सिलेंडर जो है जरूरी परिवारों को दिए जाएंगे। तो इसका जो भार आएगा वह इन कंपनियों पे आएगा। तो इन कंपनियों के जो भार है इन कंपनियों पे जो भार आएगा उसको खत्म करने के लिए केंद्र सरकार यह 30,000 करोड़ रुपए का यह जो पैकेज है लाई है। अच्छा, यह जो सिलेंडर हम लोग बीपीएल परिवारों को देते हैं, जो मतलब सरकार देती है, वो किस स्कीम के तहत देती है? तो वह देती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूआईडीएआई ने 200 करोड़ रुपए दो यूआईडीएआई ने 200 करोड़ आधार फेस ऑथेंटिकेशन लेन देन का मील का पत्थर कब हासिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं अगस्त 2025, जनवरी 2025, जून 2024, दिसंबर 2023। इसका सही जवाब है अगस्त 2025। यूआईडीएआई ने 10 अगस्त 2025 तक 200 करोड़ आधार फेस ऑथेंटिकेशन लेन देन का लक्ष्य हासिल किया है। यह आंकड़ा मात्र 6 महीने में 100 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंच गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मिशन ने भारत के 4000 किस मिशन ने भारत में 4,600 करोड़ रुपए की 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं मेक इन इंडिया, आईएसएम, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। फ्रेंड्स, डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या मेक इन इंडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या किसी सरकारी योजना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई चीज जो प्रथम बार हो रही हो, प्रमुख घटनाओं में से एक हो, उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए इसका जवाब जानते हैं आईएसएम। अब देखिए फ्रेंड्स, डिजिटल इंडिया से रिलेटेड है तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आईएसएम क्या था? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसी को हम आईएसएम बोलते हैं। इसमें 4,600 करोड़ रुपए की मूल्य की परियोजनाएं ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगाई जाएंगी। कितनी परियोजनाएं लगाई जाएंगी फ्रेंड्स? 4 परियोजनाएं। इसमें साई सैम 3D ग्लास ऐसे सीडीआईएल शामिल है जो 2,000 से अधिक नौकरियों का सृजन करेगा। इसके साथ ही आईएसएम के पास कुल 1,60,000 लाख करोड़ रुपए 1.6 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली 10 स्वीकृत परियोजनाएं हो गई हैं। मतलब आईएसएम के तहत सरकार ने आज दिनांक तक 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। किसमें? भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, जिससे भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किन संगठन को आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं एआईएम और वीआईपीओ,
नीति और माइटी, एआईएम और भाषिनी, वीपो और भाषिनी। इसका सही जवाब है एआईएम और भाषिनी। एआईएम और भाषिनी ने नवाचार कार्यक्रमों में एआई संचालित भाषा उपकरणों को एकीकृत करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब ये दोनों ही संस्थाएं मिलकर काम करेंगी, जिससे कि जो भारतीय लैंग्वेजेस में जो मान लीजिए किसी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर करना है, उसके लिए आसान तरीके का एक सॉफ्टवेयर बनाया जा सके। यह साझेदारी वीपो संसाधनों का अनुवाद करेगी और एआईसी, एसीआईसी और एलआईपीआई सेंटर्स तक उपकरणों का विस्तार करेगी। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर के नव प्रवर्तकों को सशक्त बनाना है और पूरे भारत में समावेशी डिजिटली विकास को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मेक माई ट्रिप ने लॉन्च किए गए नए बहुभाषी एआई संचालित ट्रैवल असिस्टेंट का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं मायरा, नीवा, तीरा, वाणिया। इसका सही जवाब है मायरा। हाल ही में मेक माई ट्रिप ने मायरा लॉन्च किया है। यह एक तरह से एआई संचालित सहायक है। किस चीज़ के लिए? संवाद कन्वर्सेशन हम जिसे कहते हैं या बातचीत जिसे हम कहते हैं, उसमें उसके लिए यह मेक माई ट्रिप द्वारा लॉन्च किया गया एक एआई टूल है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है तथा बुकिंग, यात्रा कार्यक्रम में बदलाव और बिक्री के बाद सहायता प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बेंगलुरु यात्रा के दौरान किस मुख्य बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया? आपके ऑप्शंस हैं येलो लाइन मेट्रो, मेट्रो फेज 3, वंदे भारत ट्रेनें या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। चलिए और जानते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ओरवी रोड से बोमसांद्रा तक 19.15 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया, जिसमें 16 स्टेशन होंगे, जिसमें बेंगलुरु मेट्रो का नेटवर्क 96 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात याद दिलाता हूँ जो हमने हाल ही में पढ़ी। बोमसांद्रा को आपको कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, बोमसांद्रा में नया स्टेडियम बनेगा, क्योंकि बेंगलुरु का जो अभी हाल ही में घटना हुई थी बेंगलुरु में स्टेडियम में भगदड़ की, इस कारण से वहां की राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बोमसांद्रा में भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 80,000 लोगों तक होगी। चलिए अब ये जो रेलवे वाला है इसके बारे में और जानते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ने शहरी परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 31 एलिवेटेड स्टेशन के साथ साथ 44 किलोमीटर लंबी मेट्रो चरण 3 की आधारशिला भी रखी है, जिसकी कुल लागत 15,610 करोड़ रुपए की होगी। उन्होंने हाल ही में 3 नई वंदे भारत ट्रेनों का भी जो है को भी हरी झंडी दिखाई है। ये 3 वंदे भारत जो ट्रेनें हैं वो हैं बेंगलुरु बेलगावी, नागपुर पुणे और अमृतसर कटरा। अब कुल मिला के भारत में मैं आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ। 150 के करीब करीब वंदे भारत ट्रेन हो चुकी हैं। अच्छा, जो नागपुर पुणे जो वंदे भारत ट्रेन है, यह वंदे भारत ट्रेनों में सबसे लंबी दूरी करने वाली वंदे भारत ट्रेन है। इसकी कुल दूरी जो है कवर करती है, यह 881 किलोमीटर के लगभग है और इसमें 10 स्टेशन बीच में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा बैंक यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने वाला भारत का पहला लघु वित्त बैंक बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं एयू बैंक, इक्विटास बैंक, उज्जीवन बैंक, जना बैंक। इसका सही जवाब है एयू बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को 2025 में यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ये आप याद कर लीजिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तटीय नौवहन विधेयक 2025 मुख्य रूप से मौजूद कानून में क्या प्रतिस्थापित करता है? आपके ऑप्शंस हैं बंदरगाह अधिनियम, भाग 14, कैबोटेज लॉ कानून,
व्यापार अधिनियम। इसका सही जवाब है भाग 14। तटीय नौवहन विधेयक 2025 अर्थात कोस्टल शिपिंग बिल 2025 भाग 14 का रिप्लेस करता है कौन से उसका? मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 का। यह वैश्विक संरक्षण के साथ तटीय नौवहन के लिए भारत के कानूनी ढांचे को सरल और आधुनिक बनाता है। अच्छा, इस विधेयक में क्या क्या खास है तो जानते हैं। इस विधेयक में क्षेत्र के व्यापार रूप को विनियमित करने के लिए 6 अध्याय और 42 खंड शामिल हैं। कौन से में? नए वाले कानून में। इसमें एक सरलीकृत लाइसेंस प्रणाली शामिल है कि किसी को भी लाइसेंस देना है तो उसकी प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया जाए, उसके बारे में इसमें बताया गया है। यह कानून जो है भविष्य में के विकास के लिए एक राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय नौवहन रणनीतिक योजना का अनिवार्य बनाता है। यह पारदर्शिता और निवेश में सुधार के लिए तटीय नौवहन के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस का भी स्थापना की भी घोषणा करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एमएचआई द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 2026, 2027, 2028, 2029। इसका सही जवाब है 2028। पीएम ई ड्राइव योजना को 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया है। यह फ्रेंड्स याद कर लीजिए किस योजना को? पीएम ई ड्राइव योजना को। यह योजना मूल रूप से सितंबर 2024 से 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2024 सितंबर में। इसका उद्देश्य क्या था? इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस और मजबूत बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना था। हालांकि E2W, ई रिक्शा और E3W के लिए अंतिम तिथि 2024 ही रहेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी के रूप में किस मालगाड़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रुद्रास्त्र, अग्निवीर, वज्र, तेजस। इसका सही जवाब है रुद्रास्त्र। 7 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का परीक्षण किया। यह ट्रेन जो है गंज ख्वाजा जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां से गढ़वा झारखंड है, इसके बीच की दूरी तय की। अच्छा, इसके बीच की दूरी कितनी थी? 209 किलोमीटर। अच्छा, कितने घंटे में तय की? 5 घंटे 10 मिनट में। और ये इसमें 354 वैगन थे तथा प्रत्येक वैगन है उसका वजन 72 टन था और कुल इसमें 7 लोकोमोटिव लगे हुए थे। इसका संचालन पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स हमें मेन जो जानना है वो ये है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन जो होगी, फ्रेट ट्रेन होगी, वो उसका नाम होगा रुद्रास्त्र। यह 4.5 किलोमीटर की लंबी ट्रेन होगी और इसका टेस्ट ट्रायल गंज ख्वाजा यूपी से गढ़वा जो कि झारखंड में आता है वहां तक किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तमिलनाडु में किस प्रमुख राजमार्ग परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं NH44, NH332A, NH48, NH19। इसका सही जवाब है NH332A। 16 अगस्त 2025 को वार्षिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने एक नई परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी है। यह परियोजना के अंतर्गत तमिलनाडु में मरकनम और पुडुचेरी के बीच जो 46 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाला राजमार्ग का निर्माण शामिल है। इसमें NH332A का हिस्सा बनने वाली एक परियोजना का क्रियान्वयन हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत किया जाएगा। अच्छा, इसकी कुल लागत 2,157 करोड़ रुपए तक आएगी। अच्छा, इससे क्या होगा कि यातायात प्रवाह 34.7 किलोमीटर लंबी पुडुचेरी बाईपास इसमें बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नवपारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस औपनिवेशिक युग के कानून को प्रतिस्थापित करेगा? अर्थात जो नया एक इंडिया पोर्ट्स बिल 2025 बना है वो किस एक्ट को रिप्लेस करेगा? आपके ऑप्शंस हैं पोर्ट एक्ट 1857, मैरीटाइम एक्ट 1920, शिपिंग एक्ट 1945 या इंडिया पोर्ट एक्ट 1908। इसका
सही जवाब है इंडिया पोर्ट एक्ट 1908। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 जो है वह इंडिया पोर्ट एक्ट 1908 को रिप्लेस करेगा। तो फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना है कि हाल ही में संसद ने इंडिया पोर्ट बिल 2025 पास किया है, जो कि इंडिया पोर्ट एक्ट 1908 को रिप्लेस करेगा। पहला ये, यह भारत के बंदरगाहों को आधुनिक शासन, स्थिरता, डिजिटलीकरण उपायों का प्रस्तुत करता है। विधेयक में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं, पारदर्शी टैरिफ और आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल पर जोर दिया गया है। यह कुशल विनियम के लिए समुद्री राज्य बोर्ड MSDC और विवाद समाधान समितियों की भी स्थापना करता है, जिसे हम ओम्बुड्समैन भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नव पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 औपनिवेशिक युग के कानून को नहीं, क्षमा चाहता हूँ, इसमें क्वेश्चन तो गलत हो गया है। हाँ, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। युवा नेतृत्व के लिए MY भारत के किस संगठन के साथ 3 साल का समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? सोल, नीति आयोग, NSS, UGC। इसका सही जवाब है सोल। 2025 में माई भारत ने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन SOUL के साथ 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि इसके तहत इसका जो उद्देश्य है वह 1 लाख युवाओं को शासन, नीति, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी भारत स्टील कब और कहां आयोजित होगी? आपके ऑप्शंस हैं मार्च 2025 मुंबई में, जुलाई 2026 चेन्नई में, मार्च मई 2025 हैदराबाद में, अप्रैल 2026 दिल्ली में। अब फ्रेंड्स, इसमें मैंने होगी लिखा है, तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं जो 2026 वाले हैं। इसका सही जवाब है अप्रैल 2026 दिल्ली में। भारतीय स्टील अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी 16 से 17 अप्रैल 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में वैश्विक नेता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति निर्माता और निवेशक टिकाऊ इस्पात निर्माण और भारत के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एकत्रित होंगे। इसकी घोषणा हाल ही में श्री HD कुमारस्वामी द्वारा की गई थी, जो कि इस्पात मंत्रालय में मंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ट्रंप की मध्यस्थता से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सांझे समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेल निर्यात, सैन्य गठबंधन, स्थायी युद्ध विराम, परमाणु समझौता। इसका सही जवाब है स्थायी युद्ध विराम। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य स्थायी युद्ध विराम है। किस किस देश के बीच? अर्मेनिया और अजरबैजान। फ्रेंड्स, अगर आप लोग करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि अर्मेनिया और अजरबैजान में सालों से युद्ध चल रहा है और हाल फिलहाल में कुछ समय पहले यह युद्ध बढ़ भी गया था। बाद में इसमें बीच में सीज फायर डिक्लेयर किया गया था। हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक वो रखा गया था, समिट हुआ था अर्मेनिया और अजरबैजान में, जिसमें कि युद्ध विराम के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या था कि पूरे क्षेत्र में सड़क, रेल और हवाई मार्गों को फिर से खोलना तथा यातायात, व्यापार और राजनीतिक संबंधों को बहाल करना। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए ट्रंप रूट की शुरुआत करता है। फ्रेंड्स, ये याद रख लेना, ट्रंप रूट, क्योंकि ये जो मध्यस्थता है ये डोनाल्ड ट्रंप ने कराई थी, इसलिए यहाँ पे इसमें ट्रंप रूट की एक शुरुआत की गई है, जो अजरबैजान को उसके नवचिवन एन्क्लेव से जोड़ता है। अब जी फ्रेंड्स, ये पूरा पूरा जो युद्ध का लफड़ा था ना इन दोनों के बीच, ये नागोर्नो कराबाख एक रीजन है, उसके कारण था। ये नागोर्नो कराबाख में 1990 और 2020 के दशक में युद्ध हुआ है। अच्छा, हाल ही में जो रूस है, ये दोनों ही रूस के पार्ट हुआ करते थे। कौन सा? अर्मेनिया और अजरबैजान। पर क्या हुआ, रूस जो है अभी हाल ही में यूक्रेन में उलझा पड़ा है युद्ध में। तो जो इन दोनों के बीच है एक शांति वार्ता करवाई है यूएस ने।
इस कहाँ से यूज इसमें यहाँ पे ये दिखता है कि रूस की भी थोड़ा बहुत जो प्रभाव है वो घटा है, क्योंकि ये क्षेत्र क्योंकि रूस के अंतर्गत आते थे पहले, मतलब यूएसएसआर के तत्कालीन यूएसएसआर के अंतर्गत आते थे, इसलिए यहाँ पे रशिया का बनता था कि इन दोनों के बीच में दोस्ती कराए। फ्रेंड्स, एक बात तो बता दूं कि अर्मीनिया की राजधानी यरेवान है। क्या? यरेवान। और अजरबैजान की राजधानी बाकू है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तेतसे मक्खियों द्वारा फैलाने वाली कौन सी घातक बीमारी को केन्या ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, लीशमैनियासिस, डेंगू। इसका सही जवाब है स्लीपिंग सिकनेस। टिम्सोनो ब्रुनाई के कारण होने वाली निद्रा रोग बीमारी, जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, उप सहारा अफ्रीका में तितसे मक्खी के काटने से फैलती है। फ्रेंड्स, ये याद कर लीजिए क्योंकि यह न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा केन्या को डिक्लेयर किया गया है कि केन्या ऐसा 10वां कंट्री बना है जिसने ये स्लीपिंग सिकनेस बीमारी है इसको अपने देश से दूर कर दिया है। ये किसके काटने से बनती है? यह टिटसे फ्लाई के काटने से बनती है। यदि इसमें उपचार न मिले तो बहुत ज़्यादा ब्रेन डैमेज होता है और बुरी परिस्थिति में जान पर भी आ सकती है। इसमें 2 रूपों में मौजूद हैं, क्रोनिक गैम्बियनसे और एक्यूट रोडेशियंसी। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी नई वीकली प्रश्नावली कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह प्रश्नावली से लाभ मिला है तथा अगर आप चाहते हैं कि यह वीकली प्रश्नावली मैं हर हफ्ते लाऊं, साथ में मंथली प्रश्नावली भी लाऊं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर दें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।